हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, ये जो वीडियो ना, ये रेलिवेंट है उन स्टूडेंट के लिए जिनके नवंबर 23 में केवल ग्रुप 2 के एग्जाम है। मैं सीए पीएस बेनीवाल इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आपको एडवांस अकाउंट के एग्जाम की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, रिवीजन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, चैप्टर को आपको कैसे रिवाइज करना है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको इस टाइम पे सोल्व करके देखना चाहिए या ऑडिट करनी चाहिए या कोई और अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो अब आपको ध्यान देनी है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपने ड्यूरिंग 3 आवर्स ऑफ एग्जाम फॉलो करना है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए जो आरटीपी एडवांस काउंट की एमटीपी है 1 और 2 और अर्लियर अटेम्प्ट्स की आरटीपी एमटीपी मैंने सारी शेयर कर दी है। स्टडी मटेरियल बैच जिसमें मैंने आईसीए के स्टडी मटेरियल के सारे चैप्टर सारे एएस कवर किए हैं, चैप्टर और एएस के ऑल इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन कवर किए हैं एक्सेप्ट कोई अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है उसको छोड़ के, और साथ में रेलिवेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराया है, उनकी वीडियो भी मैंने शेयर कर रखी है। जो नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सर डाउनलोड कर लेना, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उनका प्रिंट आउट जरूर लें। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर हमें ना एडवांस अकाउंट की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, मैं आपको बता दूं। मेरे हिसाब से जो अप्रोप्रिएट टाइम है ना, क्योंकि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आप एडवांस अकाउंट को 2 बार रिवाइज करके जाएं। मेरे हिसाब से जो अप्रोप्रिएट टाइम है वो 4 नवंबर है, और 4 नवंबर में सर आप 6 आवर दे सकते हैं एडवांस अकाउंट को। कौन सा चैप्टर कब करना है ये सारी बातें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक दो बातें और आपको बता देता हूं। देखिए दोस्त, हम लोग ना बड़ी सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन प्लानिंग का फायदा तभी होता है जब वो एग्जीक्यूट हो पाए, और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए ना एक सबसे बड़ा हथियार जो आपके पास है ना वो है टाइम का यूटिलाइजेशन। एडवांस अकाउंट का आपका पहला पेपर है, इस पेपर में जितना टाइम आपके पास है ना बाकी पेपरों में उतना टाइम नहीं होता। एडवांस काउंट एक स्कोरेबल सब्जेक्ट है, आप आराम से 80+ मार्क्स लेके आ सकते हैं। बस आपने क्या करना, अब डेली बेस पे ना कम से कम भी 13 से 14 घंटे पढ़ना है। आप कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस कीजिए कि सर अब हम ना डेली 13 से 14 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें ना एक साइड है सर, टाइम का यूटिलाइजेशन एक साइड है। अगर आप प्रॉपर 13 से 14 घंटे पढ़ेंगे ना तो जो हम यहाँ पे प्लान डिस्कस करेंगे आप प्रॉपर उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक जी सर, कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस कीजिए कि सर हम लोग ना 13 से 14 घंटे डेली पढ़ेंगे। नेगेटिव लोगों से आपने दूर रहना है। बड़े सारे लोग आपको ऐसा बोलेंगे यार अभी तक तो पढ़ाई की नहीं, अब क्या होगा। आपने उनको बताना है कि हाँ अभी भी अपने पास टाइम है और अभी भी हम एग्जाम को अच्छे से फोड़ के आएंगे। अगर आपसे कुछ पाप हुए हैं, आई मीन टू से अगर आपकी साइड से कुछ गैप रह गए हैं एडवांस काउंट को लेके ना, तो आपके पास एक आखिरी मौका है उन गैप को दूर करने का। आपने अब अच्छे से पढ़ाई करनी। ठीक जी सर, 4 नवंबर को सर आप क्या करेंगे, ये 6 एएस सबसे पहले कवर करेंगे, जिसमें आपका एएस 26 है, एएस 24 है, 19 है, 4 है, 5 है एंड 29 है। एक काम और करें आप ना, यहाँ पे मैंने एक कॉलम बना दिया स्टेटस का। जैसे सर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं यस लिख दें, और अगर कोई इसमें से टॉपिक पेंडिंग रहता है तो आप उसे नेक्स्ट डे मैनेज कर लें। ठीक जी सर। 5 नवंबर को सर आपका सीएफएस का चैप्टर आपने कवर करना है, ईसोप का चैप्टर आपने कवर करना और AS22 आपने कवर करना है। 6 नवंबर को पार्टनरशिप का चैप्टर प्लस LLP की थ्योरी। उसके बाद सर आपने NBFC का चैप्टर कवर करना, फिर AS 7 एंड 9। 7 नवंबर को सर आपने क्या करना, पहले मॉर्निंग में अमलगमेशन का चैप्टर कवर करना है, फिर लिक्विडेशन का चैप्टर कवर करना, फिर AS 20। 8 नवंबर को सर पहले आप IR का चैप्टर कवर करेंगे, फिर बाईबैक एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट का चैप्टर कवर करेंगे, फिर बैंकिंग कंपनी, फिर AS 17 एंड 18। 8 नवंबर तक आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सर आपने क्या करना, 9th और 10th को क्विक रिवीजन करना है। 10th को सर आप 3 चैप्टर रखेंगे, ईसोप, NBFC, ऑल AS, और इसके अलावा सर सारे के सारे चैप्टर सर आप क्या करेंगे 9 नवंबर को कवर करेंगे। एडवांस काउंट में ना कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ AS एंड इंडिया से और फ्रेमवर्क से। तो जब भी सर आपको यहाँ पे टाइम बचता है किसी भी डे में ना, और आपका डे का टारगेट पूरा हो जाता है, तो आप उस डे पे क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ AS एंड इंडियस और फ्रेमवर्क का चैप्टर कवर करेंगे। ठीक,
सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, इसके लिए मैंने ना ABC एनालिसिस की एक सीट शेयर की थी, मैं उस सीट को आपके साथ दोबारा शेयर कर दूंगा। ये देखिए सर, ये वाली सीट है, ये चैप्टर कैटेगरी A में है, ये सीट आपके साथ शेयर हो जाएगी। ये कैटेगरी B में है ये चैप्टर, और C में है, कोई भी चैप्टर आपको छोड़कर नहीं जाना, ठीक जी सर। और ये जो रिवीजन सीट है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसका प्रिंट आउट ले लें और स्टेटस डेली बेस पे भरें, ठीक। आइए अब डिस्कस करते हैं कि सर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए या हमें ऑडिट करनी चाहिए, कोई और अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। देखिए बेटा, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, इस टाइम ना बड़ा लिमिटेड टाइम अपने पास ना। अगर मैं एक अप्रोच की बात करूं तो एक अप्रोच होती है जहां पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को प्रॉपर सोल्व करके देखते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं, एक एक चीज लिखते हैं। मैं इस अप्रोच से आपको मना करूंगा। एक सेकंड अप्रोच होती है जहां पे हम क्या करते हैं सर, एक साइड में क्वेश्चन रख लिया, एक साइड में आंसर रख लिया और ऑडिट करते हैं। एक बार क्वेश्चन पे टिक करेंगे, एक बार आंसर पे टिक करेंगे, एक बार क्वेश्चन पे टिक करेंगे, एक बार आंसर पे टिक करेंगे। ये अप्रोच सर बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस अप्रोच से क्या होता है, आपको ये सेटिस्फेक्शन तो होती है कि हाँ आपका सिलेबस खत्म हो रहा है, लेकिन एग्जाम में प्रॉपर परफॉर्म कर पाओगे या नहीं कर पाओगे सर, कोई गारंटी नहीं है। और एक बात और सर, गलती की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक, क्योंकि आपने क्वेश्चन सोल्व करके नहीं देखा। तो सर हमें फिर क्या करना चाहिए, मैं आपको बता दूं, आपको ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखने, लेकिन एक अलग अप्रोच फॉलो करनी है। अलग अप्रोच कैसे फॉलो करनी है, आपने क्वेश्चन सोल्व करके देखने, लेकिन सिर्फ अमाउंट लिखना है। जैसे आपका ईसोप का चैप्टर है, ठीक है, अब ईसोप में आपने क्या किया सर, एक डायग्राम बनाया, पूरा क्वेश्चन सर उस पर उतार लिया। आपने जैसे ईयर 1 में आपके नंबर ऑफ ईसोप कितने हैं, आपका फेयर वैल्यू कितनी है, वेस्टिंग पीरियड कितना है, एक्सपायर्ड पीरियड कितना है, तो टोटल अमाउंट निकल गया। ऐसे अमाउंट कैलकुलेट कर लें, ठीक है, और फिर एक एंट्री को सर ओरली बोल दें, ठीक। लास्ट की जो एंट्री होती है सर, उसको आप प्रॉपर पास कर लेंगे। ई डेबिट, ईसोप डेबिट मतलब बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सर ऐसे लिखेंगे आप, ठीक। जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, रियलाइजेशन अकाउंट RA, ऑल आइटम सर बैलेंस शीट का आप ट्रांसफर करेंगे बुक वैल्यू पे। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है 4 लाख से, सिर्फ अमाउंट ट्रांसफर करना आपने ना। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लगती है तो जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है L लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी है P लिख दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ABC ऐसे लिखेंगे सर, और सिर्फ अमाउंट लिखेंगे, ठीक। इससे क्या होगा, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व भी करके देख लेंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक। डुप्लीकेट क्वेश्चन आपने कट करते हुए चलना है। पहले 3 से 4 क्वेश्चन सर अगर आप ऐसे सोल्व करेंगे ना, तो आपकी ना चैप्टर में एक पकड़ बननी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद सर नेक्स्ट जब भी क्वेश्चन कोई भी आता है तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को ना ये देखिए कि उसमें एडजस्टमेंट अलग कितनी है। अगर एक दो एडजस्टमेंट अलग है तो सर आप उसे ओरली भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उसको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर एक दो एडजस्टमेंट अलग है और क्वेश्चन पे इंपैक्ट ज्यादा, तो आप उसको सोल्व करके देख लें। डुप्लीकेट क्वेश्चन कट करते हुए चले, ठीक। कुछ चैप्टर सर AS आपके ऐसे हैं जिसको आप कैलकुलेटर सोल्व करके देख सकते हैं। जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, कैलकुलेटर सोल्व करके देख सकते हैं साहब आप, ठीक। आपका अर्निंग पर शेयर है, कैलकुलेटर सोल्व करके देख सकते हैं सर। कुछ क्वेश्चन आपके केस स्टडी बेस है, जैसे AS4 है, 5 है, 29 है, उसको आप ओरली सोच सकते हैं, फिर आंसर को टिक कर सकते हैं, ठीक जी सर। सो बात की एक बात क्या है कि आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करके देखना, लेकिन अप्रोच ऐसे फॉलो करने की आप जब सोल्व कर रहे हो उन्हें तो कम से कम टाइम लगे। अब बात करते हैं सर हमें एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखना। देखिए, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो 15 मिनट पहले मिलता है। आपने उन 15 मिनट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। कैसे यूटिलाइजेशन करना, देखिए आप क्या करेंगे, कंपल्सरी क्वेश्चन को पहले छोड़ देंगे। मैं पहले 15 मिनट्स की बात बता रहा हूं, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 से लेकर आपने क्वेश्चन 6 तक पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है सर, जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे ना, पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़िए। क्योंकि होता क्या है, जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ के क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आप ना उसी डायरेक्शन में सोचेंगे, उसी एंगल से सोचेंगे सर, जिस एंगल से क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट दी हुई है। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, कोई पॉइंट पढ़ते हैं, तो उस पॉइंट के सर मल्टीपल यूज हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट है। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ के अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आप सर उसी डायरेक्शन में सोचेंगे जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप क्या करेंगे सर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। क्वेश्चन 2 से लेकर सर 6 तक पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे सर, ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, पहले स्मॉल क्वेश्चन, फिर बिग क्वेश्चन, फिर बिग क्वेश्चन, ठीक। अगर 15 मिनट्स में आपके पास टाइम बच जाता साहब ये सब करने के बाद, तो फिर आप कंपल्सरी क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक जी सर। सर जब आप ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे ना क्वेश्चनों का, तो पहले स्मॉल क्वेश्चन रखेंगे, और स्मॉल क्वेश्चन किस एंगल से रखेंगे कि कम से कम टाइम कौन से क्वेश्चन में लगेगा इन कंपैरिजन टू मार्क्स एंड टाइम कंज्यूम, ठीक जी सर। आपका पूरा टारगेट ये होना चाहिए कि पहले 1 घंटे के अंदर आप 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लें। और मैं आपको बता दूं, पेपर टफ आए, आसान आए, लेंथी आए, सर 40 मार्क्स का पेपर ना एवरेज या बिलो एवरेज होता है।
और आप आराम से 40 मार्क्स का पेपर पहले 1 आवर के अंदर कर सकते हैं अगर आप स्मॉल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करोगे ना तो सर पेपर कितना ही लेंथी हो आप उसे आराम से 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट करके आ जाएंगे। ठीक जी सर। अब जब आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एक प्रॉब्लम आ सकती है कि सर पेपर टफ आ सकता है। मैं आपको बता दूं पेपर अगर टफ होगा ना तो सबके लिए टफ होगा, और टफ पेपर में भी ना एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन टफ होंगे, पूरा पेपर कभी टफ नहीं होता। सर देखिए आसान क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन में क्या फर्क होता है। जो आसान क्वेश्चन पेपर आता ना उसमें 15-20 मार्क्स का पेपर बड़ा आसान होता है, टफ पेपर में वही होता है। 60 मार्क्स का पेपर सर एवरेज या थोड़ा सा अच्छे मतलब ठीक ठाक लेवल का होता है, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं होता। 60 मार्क्स का पेपर सर यहाँ पे भी सेम लेवल का होता है। ठीक, पेपर अगर आसान है तो बाकी पार्ट बिल्कुल आसान होगा, और अगर पेपर टफ है तो बाकी पार्ट सर थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन वो 1 या 2 क्वेश्चन होगा। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रही ना वो क्वेश्चन आप लास्ट में अटेम्प्ट करें, लेकिन आपने पेपर 100% अटेम्प्ट करके आना। ठीक, अब अगर कोई टफ क्वेश्चन भी आ गया तो मैं आपको बता दूं टफ क्वेश्चन पता कब बनता है, जब उसमें 1 या 2 या मैक्सिमम 3 एडजस्टमेंट में दिक्कत हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आता होगा, आपको क्वेश्चन बिल्कुल आता होगा, बस उसकी 1 या 2 एडजस्टमेंट नहीं आती होगी। अब आपने क्या करना है, जिस भी एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत है ना उस एडजस्टमेंट को शुरू में छोड़ देंगे, बाकी क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, और आप देखेंगे एक टाइम के बाद ना जो पॉइंट आपके पेंडिंग थे ना ऑटोमेटिक उनको भी रास्ता मिल जाएगा। अगर सर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो हमें बिल्कुल भी ना आता हो तो क्या करें, और पेपर 100% अटेम्प्ट हमने करना ही करना है, तो उस केस में पता आप क्या करेंगे, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है ना सर उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन पेपर सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। उस क्वेश्चन को सर अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो सर आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज है ना उसके साथ सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आप देखना मेजर पार्ट सर ठीक होगा। एक बात और, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट टैली होनी है या कोई टोटल टैली होना है, और मान लो आपका टोटल टैली नहीं हुआ है, तो आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपने क्या करना, 2 से 3 मिनट लगा के एक बार क्रॉस टैली करके देखना है कि कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक, अगर आपका क्वेश्चन टैली हो जाता तो वेल एंड गुड, अगर टैली नहीं होता तो सर आप उस क्वेश्चन को छोड़ के अगले क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई गलती भी हो जाती है ना तो मैक्सिमम 1 या 2 गलती होती है सर, पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन गलत नहीं होता। और अगर आप एक ही क्वेश्चन पे सर दूसरे क्वेश्चन का टाइम भी लगाएंगे तो फिर सर आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने क्या करना, टाइम को अच्छे से मैनेज करके चलना है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये कुछ बातें हैं जो आपने फॉलो करनी है ड्यूरिंग एग्जाम, बिफोर एग्जाम, और आप अब डेली 14 घंटे पढ़ेंगे। पहला स्लॉट आपका मिनिमम 5 से 6 घंटे का होगा। एक काम और करें, जब आप पहला रिवीजन कर रहे हो ना तो हर चैप्टर से सर 4 से 5 वो क्वेश्चन टिक कर लें जो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, और फिर उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे आप सेकंड रिवीजन के लिए रखेंगे। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। एक दो बातें मैं फिर से बता देता हूँ। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से डाउनलोड कर लें। स्टडी मटेरियल बैच सर, जिसमें स्टडी मटेरियल के सारे चैप्टर एएस, सारी इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन कवर हैं, और आरटीपी एमटीपी इस अटेम्प्ट के लिए और अर्लियर अटेम्प्ट के लिए मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।